हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं फूल गोभी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यह एकदम न्यू वीडियो है, न्यू जानकारी है। तो हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती कब और कैसे करें, क्योंकि परंपरागत तरीके से हटकर बाजार भाव अच्छा मिले, उत्पादन अच्छा मिले और जो फूल का साइज एकदम सफ़ेद देखने के लिए मिले, कौन सी वैरायटी जो बेस्ट वैरायटी, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, खाद दवाइयों के बारे में बात करेंगे। तो प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, नर्सरी तैयार करने से लेकर मार्केटिंग पहुंचाने तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए अब तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, शिव कुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो गोभी की खेती हमारे किसान भाइयों को कब करना चाहिए? तो टाइमिंग, बरसात में आप मई, जून, जुलाई सबसे बेस्ट परफेक्ट टाइम है और सर्दियों के लिए, ठंड के लिए आप सितंबर और अक्टूबर काफ़ी बेस्ट समय है और गर्मियों के लिए दिसंबर है, जनवरी है, तो काफ़ी बढ़िया मौसम है। तो आप इन ऋतुओं पर, इन सीजन पर आप खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में तो कौन सी बेस्ट वैरायटी हैं जो हमारे किसान भाई, चाहे रबी सीजन हो, खरीफ सीजन हो, फूल गोभी की बेस्ट वैरायटी नंबर 1 एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS 85 वैरायटी आती है, क्लाउस की माधुरी आती है, सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 आती है, हाईवेज की दामनी है, सेमिनिस की गिरजा है, वेलकम की समृद्धि 760 और 808 के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 555 के नाम से आती है और एडवांटा गोल्डन सीड्स की एक और वैरायटी आती है, सुपर शीघ्र के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का हमारे किसान भाई किसी बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह जो वैरायटी हम आपके लिए जो बतला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं। तो इन वैरायटी का सिलेक्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। बात कर लेते हैं जलवायु और टेम्परेचर। तो फूल गोभी की जो क्रॉप है, किस प्रकार की टेम्परेचर, जलवायु की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए, गर्मियों के दिनों पर वहीं हमारे किसान भाई करते हैं तो फूल का साइज ठीक तरीके से नहीं बन पाता है, फसल ही बढ़वा नहीं ले पाती है। प्लांटेशन तो कर दिया लेकिन पौधा भी ठीक तरीके से बढ़वा नहीं लेता, फूल भी छोटा सा रह जाता है। तो देखिए, आपको हम जलवायु बतलाते हैं। तो जो फूल गोभी की जो क्रॉप है, मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। सर्दियों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोइंग देखने के लिए मिलता है। अब तो पॉली हाउस, नेट हाउस पर भी हमारे किसान फार्मर्स खेती कर रहे हैं, तो वो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ सीजन या फिर कभी भी फूल गोभी खेती की जा सकती है। लेकिन इसके लिए तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 10-12 डिग्री सेल्सियस 15 तक चल जाता है और अधिकतम की बात करें तो मैक्सिमम 30-35 तक ही बेस्ट रहता है। यदि 40 से ऊपर जाता है या फिर 38 से ऊपर जाता है तो यह फसल ग्रोइंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती है। हम तो कहते हैं 35-36 ही सबसे बेस्ट है अधिकतम की। तो एक एवरेज जब फूल बन रहा हो उस समय दोस्तों लगभग 28 से 32 तापमान होता है। तो बहुत शानदार तरीके से फूल में ब्राइटनेस आती है, चमक आती है, क्वालिटी आती है और ठीक तरीके से साइज शेप आ पाता है यदि इस प्रकार का टेम्परेचर होता है। तो बात करते हैं खेत की तैयारी और भूमि। तो भूमि के ऊपर बात करें तो भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? काली दोमट काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकलता है। बाकी सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली मिट्टी पर, और लाल मिट्टी है या फिर बलुई दोमट है तो आप खेती कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर प्योर डार्कनेस ब्लैक सॉइल है तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो खेत पर ज़्यादा देर तक पानी ठहरे ना, यानी बरसात हुई पानी निकल जाए। इसके अलावा खेत में साफ सफाई होना चाहिए और सॉइल में उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उर्वरक क्षमता जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और बात कर लेते खेत की तैयारी या फार्म प्रिपरेशन। तो सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर तक फिर 2 साल से पहली और दूसरी आपको प्लॉविंग कराना है और अंतिम जुताई में रोटावेटर से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर है, उसे ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना। खेत की चारों तरफ जितनी अच्छी साफ सफाई होगी उतना ही अच्छा आपका फसल है, एकदम मैनेजमेंट है। जितने अच्छे से फसल को आप तैयार करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए आपको
मिलेगी। खरपतवार ज़्यादा रहने से यह एक फैक्ट है कि रस चूसक कीटों को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। बहुत ईजी है, बस वही परंपरागत तरीके से हटकर थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करेंगे तो ही आप गोभी की खेती से प्रॉपर कीट प्रबंधन बहुत ही जरूरी वीडियो के आगे बतलाने वाले हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि हम फूल गोभी की खेती 1 एकड़ पर करते हैं तो कितने सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी? 1 एकड़ में लगभग 80 ग्राम से लेकर 120 ग्राम 100 ग्राम के आसपास सीड्स लग जाता है। या फिर आप इस प्रकार समझ लीजिए कि लगभग 1 एकड़ में आपको लगभग 20 से 25 हज़ार पौधे तो आपको लगाना ही चाहिए। तो इस प्रकार आपको यदि देखिए डिस्टेंस कम ज़्यादा करेंगे तो रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो प्लांट डिस्टेंस भी हम आपको बतलाने वाले हैं। प्लांट डिस्टेंस, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और आपको एक बेड पर आपको डबल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए और बेड से बेड की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट, 2.5 फीट बहुत बेस्ट ऑप्शन है, 2.5 फीट आपको रखनी चाहिए। यह जो डिस्टेंस काफ़ी बेस्ट है। एक एक पौधे को ही आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग खेती कर रहे हैं कॉलीफ्लावर की, तो आप इस प्रकार समझ लीजिए कि जो क्यारी विधि होती हैं लगभग 6 से 7 फीट की आप नालियां बनाइए, क्यारियां बनाइए और उन पर आप लगभग 5 से 6 लाइनें आप लगाइए और उस प्रकार भी पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। तो इस प्रकार भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बेड तैयार, बेड प्रिपरेशन। यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो बेड प्रिपरेशन आपको जरूर करना चाहिए। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखनी है, 2.5 से 3 फीट, और बेड की ऊंचाई आप 1 फीट रख सकते हैं। यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं तो आप 16 mm इनलाइन लगाना चाहिए। और यदि आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं जिससे खरपतवार नहीं होंगे, यदि टपक सिंचाई ड्रिप लगाते हैं टपक सिंचाई से, तो सिंचाई करने में आसानी होगी, खाद देने में आसानी होगी। और यदि आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो खरपतवार नहीं होंगे। मल्चिंग पेपर यदि आप लगा रहे हैं 10-12 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा आता है। यदि आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाते हैं और 25 माइक्रोन का ही मल्चिंग पेपर आपको लगाना चाहिए। बुआई के समय खाद, जब हम बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड के ऊपर कौन कौन सी खाद देना है या फिर बुआई के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो, फसल बढ़ावा ठीक तरीके से ले, तो इसके लिए एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, एसएसपी पाउडर फॉर्म वाली 100 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट की हम बात कर रहे हैं, डीएपी डाइअमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और 30 किलोग्राम आपको लेना एमओपी म्यूरेट और पोटास, 2 ट्रॉली गोबर खाद, इन सभी को मिक्स करना है और ठीक तरीके से बेडों के ऊपर दे करके आप बेड तैयार करा लेना। फिर बाद में आपको प्लांटेशन करना चाहिए। आइए समझते हैं नर्सरी तैयार यानी पौधशाला और प्लांटेशन। तो देखिए नर्सरी किस प्रकार तैयार हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। तो नर्सरी तैयार करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे साधारण विधि, क्यारी विधि से हमारे किसान भाई बेड बनाकर उसमें नाली क्यारी विधि से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक प्रोटेरेस तैयार कर सकते हैं, डिस्पोजल से कर सकते हैं। तो कई विधियां हैं जिसमें कि डिस्पोजल काफ़ी पॉपुलर है, प्राचीन है, और क्यारी विधि से भी आप बीजों की बुआई करके प्रॉपर कीटनाशक दवाई है या फिर नीम ऑयल है या फिर फिश ऑयल की स्प्रे करने से है, कीटों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसके अलावा फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। तो रेडोमिल गोल्ड 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी नर्सरी 25 से 27 दिन के आसपास क्रॉप हमारी होती है, ट्रांसप्लांट के लिए एकदम तैयार हो जाती है, ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। एक एक पौधे का ही हमको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। नर्सरी में यदि पीलापन की समस्या है तो अभी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए नर्सरी स्वस्थ तैयार हो, हरी भरी नर्सरी तैयार होना बहुत ही ज़रूरी, तभी हमको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। यदि नर्सरी में ही पीलापन है, कमज़ोर नर्सरी है या पर कुछ ज़्यादा ही 1-1.5 महीने के आसपास की नर्सरी हो गई और प्लांटेशन करते हैं, तो वह जो फसल एकदम बढ़ावा नहीं लेगी और पैदावार में गिरावट देखने के लिए मिलेगी, फूल ठीक तरीके से खिल नहीं पाएंगे। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हो तो प्लांटेशन करते समय यह बात जरूर सावधानी आपको रखनी है, ध्यान में रखनी है कि फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। और सिंचाई करने के 3 से 4 घंटे बाद आप हल्की सिंचाई, चाहे स्प्रिंकलर सिंचाई कर रहे हो, ड्रिप से कर रहे हो, रेन पाइप से कर रहे हो, तो आपको सिंचाई जरूर करना चाहिए। आधा से 1 घंटे स्प्रिंकलर से भी आप सिंचाई कर सकते हैं या फिर ड्रिप चला सकते हैं
आधा से 1 घंटे आप जैसे जड़ें ठीक तरीके से मिट्टी को पकड़ लें, बढ़वार अच्छी देखने के लिए मिले, तो प्लांटेशन के बाद सिंचाई ज़रूर करना चाहिए। तो सिंचाई करने की भी अलग अलग विधि हैं, खेती करने की अलग अलग मेथड हैं, जैसे स्प्रिंकलर से, क्यारी विधि से, रेन पाइप से या रेन गन से, तो कई विधि हैं। तो देखिए, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करें, और यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं तो 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, और यदि आप नाली विधि, क्यारी विधि से ओपन फील्ड आप एरीगेशन कर रहे हैं तो लगभग 12-12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। तो विशेष रूप से सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल, तो फूल गोभी की क्रॉप पर देखिए गंभीर समस्या बीमारी तो नहीं आती हैं, लेकिन जो आती हैं वो गंभीर ज़रूर हैं। तो देखिए, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल की बात करें, कीट प्रबंधन की बात करें तो सेमी लूपर्स इल्ली आती है जो कि पत्तियों को खाती है, पत्तियों को क्षतिग्रस्त करती है। तो DBMB है, फॉल आर्मी वर्म है, तंबाकू इल्ली है, सुंडी है, बॉल वर्म है, एफिड जैसे थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी है, गलन है, और कैबेज मैगेट्स जैसी समस्या आती है। और वहीं फंगस पर लीफ स्पॉट है, वेल्ट है, फ्यूजेरियम बेल्ट है, विलाइट है, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। और छोटे छोटे पौधे में ही समय से पहले ही फूल आ जाते हैं, फूलों का जो अस्त व्यस्त बनावट देखने के लिए मिलती है, ठीक तरीके से खिल नहीं पाते हैं फूल। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा फूल खिले तो अस्त व्यस्त रह जाता है। तो ये सभी समस्याओं का इलाज मिलने वाला है, बस वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारी फूल गोभी की फसल पर सेमी लूपर्स इल्ली, तंबाकू इल्ली, शुंडी के साथ साथ फॉल आर्मी वर्म या फिर कोई भी पत्तों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो इन चारों में से किसी भी एक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की एबिसेंट 15 लीटर पानी 2 से 3 ग्राम, या फिर आदामा की फ्लेथोरा 15 लीटर पानी 35 ml, या फिर कोराजन FMC कंपनी का कोराजन 15 लीटर पानी में 5 ml, या फिर FMC की वैनिविया 15 लीटर पानी में 9 से 10 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, और अधिकतम 15 ml। तो इनको आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलने वाला। एफिड जैसे थ्रिप्स का अटैक देखने के लिए मिलता है इन केस, तो इमीडा प्लस फिप्रो का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे घरडा कंपनी की पुलिस आती है 8 से 10 ग्राम, या फिर बार की लेजेंटा के नाम से आती है 10 ग्राम किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 10 ml प्लस नूबान 25 ml, इनका स्प्रे करने से शानदार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यदि फूल गोभी पर विलाइट, लीफ स्पॉट और गलन की समस्या है तो एंट्राकोल 35 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, इनको अलग अलग घोल करके आपको मिक्स करके स्प्रे करना है। यदि प्रारंभिक स्टेज पर हल्के फुल्के फंगस हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हैं, तो अमिस्टा टॉप जो सिजेंटा कंपनी की आती है 20 ml लेना है, इनको स्प्रे आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विल्ट यानी पौधा सूखने की समस्या आती है, तो एलेट या फिर रोको की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल लेना है, और जो घोल है उसको दोस्तों लगभग 50 ml प्रति पौधा जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बढ़वार नहीं हो रही है तो पोषक सुपर 30 ml या फिर सिजेंटा क्वांटिस 40 ml का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में। इसके अलावा पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है। आप वनस्पतिक बढ़वार जब होती है तो उस समय नत्रजन यानी नाइट्रोजन बेस खादों का प्रयोग करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करना चाहिए, और फसल में बायोजाइम का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि फूलों का साइज अस्त व्यस्त है यानी ठीक तरीके से खिल नहीं रहे हैं, तो देखिए जब तक पौधा बढ़वा ठीक तरीके से नहीं लेगा, फसल में ग्रीननेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक हमारा फूल ठीक तरीके से बढ़वार नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वनस्पतिक अवस्था में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए, यूरिया के साथ मिक्स कर, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का आपको प्रयोग करना चाहिए उसके साथ, या फिर फेरस सल्फेट भी अच्छा काम करता है। कैबेज मैगेट की समस्या देखने के लिए मिलती है, तो फिप्रोनिल 0.3% GR को या फिर कार्बोफ्यूरॉन को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। और वहीं बात कर लें कि फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, ऐसा स्प्रे किस प्रकार करना है। फर्स्ट स्प्रे, पहला स्प्रे ट्रांसप्लांट्स हैं 15 से 18 दिन के आसपास क्रॉप होती है, तो M45 40 ग्राम, इमीडा क्लोरप्रेट कॉन्फिडोर आती है 10 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी के हिसाब से प्रति पंप की दर से ही जानकारी दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 25 से 28 दिन के आसपास की MM एक्टिव बेंजोएट 8 ग्राम, एंट्राकोल 40 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml, इन तीनों को मिक्स करें 15 लीटर पानी में घोल करके। थर्ड स्प्रे 35 से 38वें दिन
सिजेंटा की एविसेंट 2 से 3 ग्राम, रोको फंगीसाइड 40 ग्राम, पोषक सुपर 15 ml, सिलिकॉन यानी स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे आपको करना है 15 लीटर पानी घोल करके। फोर्थ स्प्रे 45 दिन के आसपास की, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम, बोरॉन 30 ग्राम और 052 34 100 ग्राम, इनको अलग अलग घोल करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हम आपको स्प्रे बता रहे हैं, रोग बीमारी दिख रही है तो उन्हीं को आप स्प्रे करें, नहीं तो आप जो हम अंतर बता रहे हैं, दिन बता रहे हैं, उनको आप गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1% भी नहीं। तो आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे करना। फिफ्थ स्प्रे 55 दिन के आसपास की, एम्पलीगो 8 ml, नीम आर्क 1% वाली आपको लेना है लगभग 30 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 35 ग्राम, इनको स्प्रे करें। छठवें स्प्रे पर 60 से 65 दिन की क्रॉप होती है तो अदामा की 12,000 40 ml, कारजेट फंगीसाइड 60 ग्राम, इन दोनों को स्टिकर मिला करके 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी उर्वरक खाद का प्रयोग कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मतलब फसल हरी भरी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो जिस प्रकार इंसान को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पौधे को भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। पहली खाद 18 से 20 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, ट्रांसप्लांट्स है तो यूरिया 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इनको मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना। सेकंड खाद 25 से 30 दिन के आसपास की यूरिया खाद 45, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करें, जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा थर्ड खाद 45वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात करते हैं ड्रिप से। जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहा है तो पहली खाद बेंचरी के माध्यम से इन खादों को, घुलनशील खादों को आप छोड़ सकते हैं। फर्स्ट खाद 10 दिन से लेकर 30 दिनों तक NPK 1919, NPK 1261 1754 3 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 किलोग्राम आपको 3 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद छोड़ना है ड्रिप से। इसके अलावा हफ्ते में एक बार ह्यूमिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी आप छोड़ सकते हैं 500 ग्राम की दर से। ट्रांसप्लांट 30 दिन से लेकर 50 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 052 34 3 किलोग्राम, 13045 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 2 से 3 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, इनको 3 दिनों के अंतराल पर 3 किलो प्रति एकड़ की दर से एक दिन में एक खाद, फिर 3 दिनों का अंतर रखना। इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना, वो भी प्रति एकड़ की दर से। ट्रांसप्लांट से थर्ड कॉम्बिनेशन 50 से 70 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो NPK 0050 घुलनशील खाद, 13045 फेरस सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक सल्फेट, इनको आप 4 किलोग्राम 4 दिनों के अंतराल पर ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। इससे जो फूल हैं ठीक तरीके से बढ़वा लेते हैं और ठीक तरीके से पैदावार देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार यदि आप खाद के शेड्यूल को चलाते हैं तो ना पीलापन की समस्या आएगी, ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, एकदम स्वस्थ फसल रहेगी। और ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सिंचाई पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। लाइफ साइकिल यानी फूल गोभी कॉलीफ्लावर की लाइफ साइकिल, तो देखिए नर्सरी हम तैयार करते हैं तो 30 दिन तो ये मान लीजिए 1 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद लगाने के बाद नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 65-70 दिन 75 दिन के आसपास फूल खिलने में टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग, फर्स्ट हार्वेस्टिंग में 80 दिन लग जाते हैं, 75-80 दिन के आसपास का टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉलीफ्लावर की क्रॉप है इसकी लाइफ साइकिल 110 से 120 दिन के आसपास का टाइम लग जाता है। बाकी ट्रांसप्लांट से लगभग 70-75 दिन में फसल तो आ जाती है। लेकिन यदि हम सीड से जोड़ें यानी नर्सरी तैयार करने में हमको 30 दिन लगे, फिर नर्सरी तैयार हो गई, प्लांटेशन के बाद हार्वेस्टिंग का टाइम 75 दिन लगा। तो इस प्रकार अब ऐसा तो नहीं है कि हार्वेस्टिंग हो रही तो एक साथ सब हो जाए। पहले जो मैच्योर फूल हो चुके हैं उन्हीं को आपको हार्वेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद सेकंड हार्वेस्टिंग में जब सेकंड टाइम के जो मैच्योर फूल हैं उनको कटाई करके बिक्री करनी है। तो इस प्रकार लगभग 120 दिन के आसपास का टाइम लग जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मार्केटिंग रेट यानी बाज़ार भाव। तो बाज़ार भाव 10 रुपये किलोग्राम भी रहता है, 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 40-45 रुपये किलोग्राम तक का हमारे फार्मर्स को रेट मिल जाता है। यदि अंगेती फूल गोभी खेती करेंगे तो 100% आपको
रेट मिलेगा। जो अभी हमने आपको टाइम बताया है, टाइमिंग से 15 से 20 दिन पहले यदि आप खेती करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि जब सभी किसान भाई टाइम पर या सर्दियों पर जब सभी की गोभी आती है, कॉलीफ्लावर आता है, फूल गोभी आती है, तो फिर मार्केट डाउन रहता है। आइए बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है? तो देखिए, उत्पादन डिपेंड करता है कि आपने फसल को किस प्रकार तैयार किया है, किस प्रकार आपने देख रेख की है और कितने आपने 1 एकड़ में पौधे लगाए हैं, और जो आपने वैरायटी का सिलेक्शन है उस साइज वजन कितना होता है। ये सभी बिंदुओं को देखते हुए यदि 1 एकड़ में आप 20,000 पौधे को भी लगाते, 22,000 पौधे को लगाते हैं, तो लगभग 1 एकड़ में 120 से 125 130 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। पर एकड़ कॉस्ट, 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है? तो 1 एकड़ में कितनी लागत लगती है, तो चाहे कीटनाशक के खर्चे हों, स्प्रे के खर्च, खाद का खर्च, या फिर जो आपने बेड तैयार करी है, या फिर जो भी भाड़ा हो, हार्वेस्टिंग का खर्च हो, बेड तैयार करने का खर्च हो, सभी एक्सपेंसेस को, सभी खर्चे को जोड़ा जाए तो 25 से 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आ जाता है दोस्तों। तो 1 एकड़ में 25 से 30,000 रुपये खर्च आता है। इसमें ड्रिप और मल्चिंग का जो खर्च है वो इंक्लूड नहीं है। मार्केटिंग रेट और नेट प्रॉफिट, यदि हम कॉलीफ्लावर की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में कितना मुनाफा होगा, मुनाफे में से लागत को घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो देखिए, मुनाफा और आमदनी में सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है मार्केटिंग रेट का और उत्पादन का। तो मुनाफा मार्केटिंग रेट और उपज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हमारी उपज हुई 130 क्विंटल, यानी 130 क्विंटल 13 टन के आसपास उपज प्राप्त हुई। यदि हमको 15 रुपये किलोग्राम का रेट ही मिल जाता है, यानी 15 रुपये किलोग्राम 1500 रुपये क्विंटल, तो मान लीजिए 1500 रुपये क्विंटल का रेट मिला और 1 एकड़ में 13 टन के आसपास यानी 130 क्विंटल के आसपास का हमारा लगभग उपज प्राप्त हुई। तो 1500 में यदि हम 130 का इंटू कर देंगे तो 1,95,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा होगा। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, 1,95,000 रुपये में से हम 30,000 को घटा देंगे तो 1,65,000 रुपये जो हमारा टोटल निकल के आया, यही है नेट प्रॉफिट। तो 1,65,000 रुपये के आसपास हमारे किसान भाई 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप 2 से 3 एकड़ पर खेती करते हैं तो कम से कम दिनों पर 90 से 95 दिनों पर, 100 दिनों पर एकदम आप काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमा पाएंगे, लाभान्वित हो सकेंगे। तो अंगेती फूल गोभी की खेती करने से भी काफ़ी बढ़िया आपको फ़ायदा होगा। और वहीं आप गर्मियों पर ला रहे हैं तो गर्मियों पर भी अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं फूल गोभी की। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करते हैं तो मोटा मोटी ये मान लीजिए 1.5 लाख रुपए तो आप 1 एकड़ से कमाई कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जो फूल गोभी की खेती है कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।